देखिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का दो चर वाले, कितने चर वाले? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ये दो चर होता है। ये चर संख्या कौन होगा? चर संख्या अगर आप लोग देखें तो ए से लेके जेड तक की संख्याओं को चर संख्या कहते हैं। एक होता है अचर संख्या। अब ये अचर संख्या क्या हो गया? तो एक से लेके अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? अचर संख्या। इसमें दो चर रहेगा तो आप लोग का समीकरण जो रहेगा, इस दो चर वाले समीकरण में देखें, दो चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे भी कहते हैं जिस पर पावर एक रहे, ठीक है ना, जिस पर घात एक रहे, उनको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप लोग से यह इसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, या एक घात वाले समीकरण को क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण। यहीं पर देखा जाए तो आपका 1 नंबर हो गया। अगर इस अध्याय को पढ़ें तो आपको लगभग जो है 5 से 7 नंबर मिलने वाला है। ऐसे तो आपको पता होगा कि इसमें ग्राफ आता है, ग्राफ आ जाता है, और ये ग्राफ जो होता है वो आपका 5 नंबर का होता है। लगभग 2 या 3 जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, तो लगभग 7 या 8 नंबर आपके आने वाले हैं। 5 3 हो गया 8 या 7 नंबर आपके आने वाले इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, हड़बड़ नहीं कीजिएगा। तो अगर हम लोग देखें अभी वर्तमान में कि ये दो चर वाले जो हेडलाइन लिखा हुआ है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण आप समझ गए, और आपको समझा दिया गया कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि रैखिक समीकरण ये होता क्या? तो एक घात वाले समीकरण को क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरा समीकरण कैसे होगा? तो मेरा समीकरण हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, और हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लिया जाएगा, और हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c1 हुआ, तो ये c2 इक्वल टू का हो गया 0। समीकरण सेकंड हो जाएगा। हम लोग इसमें पता करने वाले हैं, हम लोगों का जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं उसको पता कर सकते हैं कि हम लोग सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। ठीक है ना। सही में 5 नंबर मिलेगा या हम लोगों को मिलने वाला ही नहीं, इसमें हम लोग पता लगा सकते हैं इससे। अब आप लोग शायद हो सकता है पढ़ लिए होंगे, अच्छी बात है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मेरा समीकरण जो आने वाला दो चर, अब देखिए एक चर हुआ, दो चर हुआ। जहाँ पर देखा जाइए आपका ए बी सी सी जो हुआ ये सब अचर संख्या हो गया। ए बी सी जो इसमें माना गया है A1 B1 A2 B2 C2 C1, ये सब हम लोगों का अचर संख्या हो गया। अचर संख्या आपको बताया गया कि गिनती की संख्या को अचर संख्या कहते हैं। चर संख्या हो गया, ए से लेके जेड तक को चर संख्या कहते हैं। अब देखिए इसमें आप लोग कैसे पता कीजिएगा कि हम लोगों का ग्राफ सही बनने वाला है और या तो ग्राफ मेरा गलत बनने वाला है? इससे पहले आप लोगों को कुछ देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? तो हम लोग देखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें पहला कंडीशन होता है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। A1 बटा A2 बराबर B1 ऐसे कहें तो इसमें पहला कंडीशन जो होता है A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 अगर आता है तो इसको कहते हैं हम लोग अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। अब आप कहिएगा अद्वितीय हल होगा कैसे? तो देखिए A1 का जो मान होगा B1, A1 का मान और B1 का मान, A1 और A2 का मान जो होगा B1 और B2 के बराबर अगर नहीं होता है तो वो हम लोगों का क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल। ठीक ना। अब देखिए जैसे ही हम लोगों का ये अद्वितीय हल हो जाता है इसको हम लोग संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत। अब देखिए ये अद्वितीय हो गया, साथ में संगत हो गया, उसके बाद कहा जाता है ग्राफीय निरूपण। क्या होगा? ग्राफीय निरूपण। तो देखिए अगर ये अद्वितीय हल है, अगर ये आपका अद्वितीय हल है तो आपका जो ग्राफीय निरूपण हो जाएगा वो प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी क्या हो गया? मतलब ये जो आपका दो समीकरण है, एक समीकरण एक दूसरे समीकरण को काटबे करेगा निश्चित रूप से। अगर यहाँ पर
आप देख सकते हैं, समीकरण देख के पता कर लीजिए कि अगर आपका अद्वितीय हल हो रहा है तो वो हम लोगों का संगत होगा, और संगत होने के बावजूद अगर ये आपका अद्वितीय हल है तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। तो हम इसको देख के पता करें कि मेरा ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, ठीक है ना। तो आप इसको देख के ही पता कर सकते हैं, वहां से एकदम कंफर्म होके आ सकते हैं कि मेरा जो ग्राफ बना है वो 100% सही है या गलत है, नंबर कटेगा या नहीं कटेगा। आप लोग पहले सुन लीजिए कि अगर आप लोग मैथ बनाते हैं ठीक ठाक से हैंडराइटिंग के साथ, तो 100% ये विश्वास करके आप लोग आइएगा कि मेरा नंबर कटने वाला नहीं है। मैथ में नंबर नहीं काटा जा सकता, लेकिन हाँ शुद्धता मन से अगर बनाते हैं, सही सही बनाते हैं, तो नंबर कटने वाला नहीं होता है। ठीक, चलिए ये आपका प्रतिच्छेदी हो गया। उसके बाद पहला हो गया आपका a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ये अगर इस कंडीशन में आता है तो आपका कौन सा हल हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक, और ये इसको अद्वितीय हल, ये हो अद्वितीय हल को क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। अगर अद्वितीय हल है तो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। उसके बाद दूसरे कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो दूसरा कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 बराबर c1/c2। अब देखिए अगर आपका ये तीनों बराबर हो, अगर देखा जाए कि आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये आपका तीनों बराबर हो तो इसको कहते हैं अनेक हल। अनेक हल, इसको क्या कहा जाता है, अनेक हल। और जो अनेक हल जो होता है ये भी हम लोगों का संगत होता है। ये भी क्या होता है, संगत। अनेक हल भी हम लोगों का संगत होता है। और इसका ग्राफ, अगर अनेक हल है तो इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो ध्यान से आप लोग देख दीजिए कि ये संपाती होगा। कैसा होगा, संपाती। अब रह गई बात, क्या आप लोगों को पता है कि ये संपाती क्या होता है, संपाती क्या होता है, तो संपाती होता है एक ही रेखा पर दोनों समीकरण। संपाती क्या हो गया, एक ही रेखा पर दोनों समीकरण अगर आ जाए, एक ही रेखा पर दोनों समीकरण आ जाए, उसको हम लोग संपाती बोलते हैं। चलिए, तो क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या लिखा रहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल, या आप लोग अनेक हल कहिए। अगर ये अनेक हल है तो इसको हम लोग संगत ही बोलेंगे। अगर अनेक हल आया है तो ये इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, संपाती होगा। संपाती का मतलब हो गया कि एक ही रेखा पर दोनों समीकरण। चलिए आगे, अगर तीसरा कंडीशन हम लोग देखें तो तीसरे में होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2। ये जो होता है कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। अब देखिए, जैसे आपका ये कोई हल नहीं हो गया, ये हो जाएगा असंगत, असंगत, असंगत। और असंगत जब होता है तो उसका ग्राफीय नहीं निकाला जा सकता है। जो असंगत होता है वो ग्राफीय नहीं निकाला जा सकता। क्वेश्चन में आपको दे देगा संगत या असंगत है, संगत, इनमें से चुने संगत या असंगत कौन है, या कहेगा अगर संगत है तो ग्राफीय बनावे। या अब ऐसा कह नहीं सकते कि इसमें से कौन आ जाएगा, तीनों आ सकता है, लेकिन तीनों से ग्राफ बनाया जा सकता है, ठीक ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाएंगे आप लोगों को, अगर संगत है तब ग्राफ बनावे, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर सिर्फ ग्राफ समीकरण दे दे और कह दे ग्राफ बनाने, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि मेरा ग्राफीय निरूपण जो है कैसा होगा। अगर प्रतिच्छेदी होगा तो प्रतिच्छेदी होने के लिए वो कौन सा हल होना चाहिए, अद्वितीय हल। संपाती होना चाहिए होगा, इसका मतलब उसके अनेक हल होना चाहिए। और जब कोई हल नहीं होगा तो ये इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा समांतर होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। तो आप लोग तो समांतर समझ सकते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे रेल की पटरियां, रेल की पटरी जो होता है एक दूसरे के समांतर होता है। समांतर मतलब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है कभी समान ना हो। सॉरी यार,
बीच की दूरी जो है कभी असमान ना हो, ठीक ना, असमान ना हो, समान ही रहे, कहीं पर चल जाए, ये चलते चलते जहां चलने का होगा इसको चल जाए, इसके बीच की दूरी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो एक दूसरे के कौन सी होता है, समांतर। रेल की पटरियां आप लोग कभी बता सकते हैं कि कहीं पर जाके अलग अलग हो जाए, तो नहीं होने वाला। अगर अलग अलग हुआ तो हम लोग का ट्रेन पलट सकता है, ठीक। तो यानी कि हम लोग अभी यहाँ पर 3 चीज देख लिए। पहला हो गया ग्राफीय निरूपण, हम लोग अभी पता कर गए। अगर सोचे तो आपका 5 नंबर फिक्स, इस आकृति को देख के 5 नंबर फिक्स कर लीजिए। लगभग हमको लगता है कि इससे 8 या 9 नंबर पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव लगा के, ठीक ना। अगर बढ़िया से क्वेश्चन बनाया जाए तो आपका 9 या 9 नंबर तो अपना फिक्स है, ठीक। थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो 10 नंबर भी आपको मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है क्या कि आप लोग देख सकते हैं कि 100% ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आपकी बात 100% ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा पुनः। तो आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो हमको लगता है कि 10 नंबर आपका अपना हो जाएगा। बस पास होने के लिए 20 नंबर और चाहिए। 20 नंबर में तो बहुत अभी अध्याय है, एक अध्याय से आप लोगों को 10 नंबर मिलने वाला है, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए, अगर आपका a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 आता है तो ये अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के बावजूद ये संगत होगा। अगर अद्वितीय हल है तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। उसके बाद करा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि अगर ये तीनों बराबर हो जाए तो ये अनेक हल होगा। और अनेक हल होने के बावजूद भी ये संगत है। अगर अनेक हल है तो ये क्या कहलाएगा, संपाती कहलाएगा। अगर अनेक हल है तो ये क्या होगा, संपाती। और संपाती आप लोग समझ गए, एक ही रेखा पर ये दोनों समीकरण आने वाला है। सॉल्यूशन जब खींचिएगा ना, सॉल्यूशन करने के बाद दोनों समीकरण एक ही रेखा पर आ जाए तो समझ लीजिए वो क्या होगा, संपाती होगा। अगर ऐसा हुआ तो आप समीकरण देख के पता कर सकते हैं मेरा ग्राफ सही है या गलत। तीसरे में कह रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। अगर इस कंडीशन से आता है कि ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं, तो ये इसको कहते हैं हम लोग क्या, कोई हल नहीं। क्या कहते हैं, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं जो है उसको असंगत कहते हैं। और असंगत जो होता है, असंगत का ग्राफ जो होता है समांतर होता है। कैसा होता है, समांतर होता है। आप बताइए, इसको देख के आप लोग 5 नंबर अपने लिए ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, एकदम ला सकते हैं, ठीक। इससे कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ऐसे 2 समीकरण दे देगा, ठीक ना, कह देगा इसमें कि k का मान ज्ञात कीजिए और इसका हल जो है अपरिमित रूप से कह देगा अनेक हल है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ध्यान से। कुछ होगा तो आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके भी आएंगे। वर्तमान में आप लोग इसको देख लीजिए। हम लोग आप ग्राफ के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा चतुर्थांश। क्या पूछेगा, चतुर्थांश। चतुर्थांश को ही हम लोग कहते हैं पाद, ठीक। चतुर्थांश को ही क्या कहते हैं, पाद। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, कुछ बिंदुओं दे देंगे और एक पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ठीक। अब देखिए, ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को रटना कुछ नहीं है, कुछ नहीं रटना है। तो अब आप अगर देखें, अक्षों की संख्या कितना होता है, अक्षों की संख्या कितना होता है, ये सब क्वेश्चन देखने के लिए आप थोड़ा सा आकृति देख लीजिए, आप लोग से बन जाएगा। आप देखिएगा, आप आकृति क्या है, देखिए ये ऐसे और ऐसे आप लोग ग्राफ जो आप लोग बनाइएगा इस तरह से 2 अक्ष होगा, ठीक है ना। क्या अक्ष होगा, 2 अक्ष होगा। एक हो जाएगा x अक्ष और एक हो जाएगा y अक्ष। क्या हो जाएगा, एक x अक्ष और दूसरा क्या हो जाएगा, y अक्ष। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोगों का x अक्ष हुआ, ये हम लोगों का x अक्ष हुआ और ये हम लोगों का y अक्ष हो गया। तो आपको पता चल गया होगा कि मेरे पास अक्षों की संख्या क्या होता है, 2। अक्षों की संख्या कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक। चलिए, अब यहां पर हम लोग देख लिए कि अक्षों की संख्या 2 होता है। तो मूल बिंदु मतलब होता है मध्य बिंदु। मूल बिंदु का मतलब हो गया क्या, मध्य बिंदु। तो देखिए, मध्य बिंदु का ऐसे भी अगर आप लोग निर्देशांक लिखते हैं, किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, किसी बिंदु का अगर निर्देशांक लिखते हैं तो निर्देशांक पहले x अक्ष आता है तब y आता है। इसका मतलब हो गया किसी बिंदु का निर्देशांक जब आप लिखिएगा तो x कोमा क्या होगा, y होगा। अब रह गई बात, x अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं। x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, और y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं।
अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा, कह देगा कि 5,-3, 5,-3 कहेगा ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन से पूछेगा कि इसमें भुज कौन है, दे देगा आपको 5, -3, -4, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भुज कहते हैं किसको है, तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो अगर देखा जाए आराम से, हमको जहां तक विश्वास है कि लगभग लगता है कि 10 नंबर पूरा ही देगा ये। अगर 100 नंबर का पूछा ऑब्जेक्टिव तो ये 10 नंबर पूरा सकता है, ठीक ना। ध्यान से अगर स्टूडेंट पढ़े तो हमको लगता है कि मैथ में कभी फेल होने का उम्मीद ही नहीं कर सकता है वो लोग। लेकिन क्या करें, हमारे समाज के बच्चे लोग जो है ज़्यादातर क्योंकि मेहनत कम करते हैं इसलिए। अब देखिए तो आप लोग देख लिए एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अक्षों की संख्या कितना होता है, 2। अब कहिएगा कौन कौन, तो पहला हो जाता है एक्स अक्ष और ये हो जाता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। मूल बिंदु या मध्य बिंदु, देखिए संख्याओं का जो मध्य होता है वो 0 कहलाता है, संख्याओं का मध्य 0। और आप लोग पूर्णांक संख्या पढ़े होंगे, पूर्णांक संख्याओं में जो ऐसे संख्या होता है बीच में मध्य आता है, इधर माइनस इधर कौन सी हो जाता है, प्लस हो जाता है। चलिए तो इसका मतलब है कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होगा 0, क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब वह एक्स भी 0 और वाई भी 0। अगर हम लोगों का मूल बिंदु का निर्देशांक पूछे तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,0। कोई दिक्कत, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। उसके बाद देखिए अब आप लोग अगर इसमें देखें तो ग्राफ आप जब बनाइएगा तो ये वाला माइनस में होता है और ये वाला प्लस में। पुनः अब देखिए ये ऐसे अगर देखा जाए, अगर हम लोग ऐसे देखें हैं तो अगर देखिए ये वाला माइनस है, सॉरी ये वाला माइनस है, इधर हो जाएगा क्या, प्लस, और बीच में कौन आ जाएगा, 0। बाकी अगर अब हम लोग देखें तो ये वाला पुनः हो जाता है माइनस और ये वाला हो जाता है प्लस। क्या हो जाता है, प्लस। अगर आप याद कैसे करें तो देखिए ऐसे करके 7 बनता है, सीधा 7 अगर देखें तो माइनस में होता है, बाकी जो बच गया 2 बॉक्स प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब ये भी x है, y भी 0 है, x अक्ष भी 0 है, y अक्ष भी 0 है। ये अगर आपको देखा जाए तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थी चतुर्थांश होता है, जिसको हम लोग चतुर्थांश को पाद भी कहते हैं, ठीक ना, चतुर्थांश को पाद भी कहते हैं। अब यहां पर देखना है, आपसे पूछ देगा कि बताइए -5 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, लग गया झटका। अब ये कह रहा है कि -5 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, हमको पता नहीं है, हमको याद नहीं है ये आकृति। अरे याद करना कहाँ है, ऐसे करके 2 गो लकीर खींच दीजिए, ये होता है माइनस, 7 बोले थे माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये प्रथम हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हो गया। तो अभी तो हम लोग बनेबे किए हैं ऊपर में, ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी। अब देखिए हम लोग देखें कि अक्ष, ये निर्देशांक जो होता है x, y होता है। चलिए हम लोग ऐसे करके ये वाला लेते, ये वाला बॉक्स पूछा है तो ये वाला बॉक्स लेते हैं। अब देखिए पहले x किस में प्लस में और y किस में प्लस में। बताइए प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक क्या हो जाएगा, चिन्ह का निर्देशांक जो हो जाएगा क्या होगा, प्लस। चलिए दूसरे में अगर आते हैं तब ये वाला डिब्बा हो गया हम लोगों का। इसमें देखें तो x अक्ष है कौन सी में, माइनस में, और y अक्ष है किसमें, प्लस में। तो बताइए माइनस कोमा प्लस, अंक से मतलब नहीं है, माइनस कोमा प्लस, ये किस में आया, तो द्वितीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। बताइए कुछ जान है, कुछ जान नहीं है। तृतीय की बात करें तो x अक्ष देखिए माइनस में और y अक्ष भी कौन सी में, माइनस में। तो तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक हो गया माइनस। चतुर्थी का देखें तो x अक्ष किस में, प्लस में, और y अक्ष किस में, माइनस में। y अक्ष किस में, माइनस में। चतुर्थी चतुर्थांश कहिए या चतुर्थांश पाद कहिए, ओह सॉरी पाद कहिए, चतुर्थांश कहिए या पाद कहिए, कोई बात नहीं है। आपसे पूछ सकता है, ये बताइए -3, -3 किस पाद में स्थित है। अरे बाबू पाद और चतुर्थांश दोनों बराबर होता है, तो माइनस किस में स्थित है, तो तृतीय में स्थित है। किस में स्थित है, तृतीय में। 100% आपका सही होगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक ना। तो आपका हो गया चतुर्थांश की संख्या अगर पूछे तो क्या गो है, 4 गो है, ठीक ना। अब रह गई, अगर आपसे x अक्ष की दूरी पूछा जाए, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा कि x का वैल्यू तो दिया रहेगा लेकिन y का वैल्यू क्या रहेगा, 0। x अक्ष से दूरी पूछे तब, या अगर x अक्ष का निर्देशांक अगर आपसे पूछे, सॉरी इसको हटा दीजिए, मान कीजिए अगर x
अक्ष का निर्देशांक आपसे पूछे, एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछे तो एक्स का वैल्यू होगा, लेकिन वाई का वैल्यू कौन सी 0। अगर वाई अक्ष का निर्देशांक पूछे तो एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू तो वाई तो कुछ ना कुछ तो होबे करेगा, ठीक है ना। ये बात हो जाता है आपका। जो अगर देखा जाए तो लगभग अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, अभी तो हम लोग ग्राफ देखे नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। अगर आप लोगों को ग्राफ बनाने नहीं आता है तो ग्राफ तो आप लोग समझ सकते हैं। अब देखें, देखिए आप लोगों को जो है इसके बाद आप लोगों को इसमें, इससे पहले जो हम लोग पढ़े उसमें ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अब जो हम देखने वाले हैं तो उसमें आप लोगों का 5 नंबर ये फिक्स हो जाएगा, 5 नंबर। अब देखिए ये आपका समीकरण दिया रहेगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और इसको आप लोगों को हल करना पड़ेगा। हल करने कम से कम दो को मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें तो पहले समीकरण में जैसे देखा जा रहा है कि x + 3y = 6 हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं x = 6 माइनस कितना 3y। अब देखिए यहाँ पर y का मान रखे, x का मान पता चल जाएगा। अब अगर देखा जाए तो y का वैल्यू अगर 0 रखे हैं तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 गुना 0, यानी कि 6 माइनस 0। इसको घटाएं तो परिणाम क्या निकल गया, इसको घटाएं तो परिणाम निकल गया 6, पहला में निकल गया। उसके बाद अगर y का फिर रखें तो आप लोग 1 2 3 जो मन करे रख सकते हैं 1। अगर देखिए तो x बराबर हो गया 6 माइनस 3 गुना 1, यानी कि 6 माइनस 3 इक्वल टू हो गया कितना 3। दो वैल्यू अगर निकाल लिए तो बहुत बड़ी बात हो गया। सेम इसी तरह से इसका निकालेंगे, इसका भी उसी तरह से x और y का दो मान निकालेंगे। और इसको अगर चाहें तो आप लोग ऐसे करके लिख लीजिएगा, ऐसे बॉक्स बनाइएगा, ये हो गया x और ये हो गया y। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर देखें तो इसके लिए अगर देखें तो y का वैल्यू जब 0 रखें तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, और y का वैल्यू जब 1 रखें तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो इसी तरह से दूसरे समीकरण का भी बनाएंगे, फिर पुनः वही करेंगे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ये आप लोगों को पता है ये होता है x अक्ष और ये हो जाता है क्या y अक्ष। तो ये हो जाएगा आपका माइनस में। अब दीजिएगा कैसे माइनस में, तो यहाँ पर तो 0 हो जाता है, तो कुछ हटा के 1 2 3 4 5 और सब किस में होना चाहिए माइनस में, उधर 1 2 ये सब भी माइनस में होता है, 4 माइनस में, ये हो गया प्लस में 2 3 4 5 ये सब प्लस में होता है, आपको पता है। ये हो गया 1 2 3 4 ये सब प्लस में होता है, ठीक ना। अब आप लोग देखें तो ये मूल बिंदु होता है, इधर से एक जाएगा, इधर से एक जाएगा, एक जाएगा, एक जाएगा, ऐसे जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू 6 बोला है, तो x अक्ष में 6 प्लस में है, यहाँ देख लीजिए प्लस में 6 हो गया, और y का वैल्यू 0 है। क्या बताएं, अगर y का वैल्यू 0, x का मान दिया रहे, जिस अक्ष का मान 0 हो जाए, जिस अक्ष का मान दिया रहे, जिसका मान 0 है वहां पर निर्देशांक नहीं होता, जिसका मान अंक में है वहां निर्देशांक, इसका मतलब यहाँ पर रखा जाएगा कितना 6,0। उसके बाद आप लोगों का हो गया कि x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू कितना है 1 है, तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3 इसके बराबरी में है, इसकी बराबरी में तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग खींच सकते हैं। अब पहली बात तो ये है, उसी तरह से दूसरा समीकरण खींचेंगे। पहले हम लोग ये पता कर लें क्या ये ग्राफ जो होगा कैसा होगा, क्या कहता है, प्रतिच्छेद होगा, समांतर होगा, समपाती होगा। तो अभी अगर देखें तो इसको देखें तो नहीं कुछ, तो आगे में 1 है तो a1/a2 यानी कि 1 बटे कितना हो गया 2, बराबर देखिए 3/3 हुआ, 3/3 हुआ, कट के कितना हो गया 1, यानी कि 1/2 बराबर हो गया, बराबर नहीं हो गया 1/1। तो बताइए जो प्रतिच्छेद क्या कहता है अद्वितीय हल, ये हुआ, ये कौन सा हल हुआ अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल जो होता है उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, तो प्रतिच्छेदी होता है, आपको पता है। तो ये बात फिक्स है, जब इसको हल कीजिएगा तो इसका प्रतिच्छेदी होने वाला है, ये रेखा को इस रेखा को काट भी करेगा, जैसे भी काटेगा। अगर काटा तो हम लोग अगर आप 100% सही है तो आप लोगों का आज भर इतने को आप लोग अपने से, अगर समझ में नहीं आए, ग्राफ अगर नहीं बने तो आपके सर सब ग्राफ बता दिए होंगे। हम लोग अंतिम चरण में आए हैं, ठीक ना। तो आपको हमको लगता है कि लगभग 5 से 7 नंबर आपका हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करते हैं, आज भर इतने को, कल देखते हैं कुछ।